नमस्कार, जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से हम सभी हिंदुस्तानी बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से सभी घटनाओं को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फेक न्यूज़, एआई जनरेटेड वीडियोज़ और प्रोपेगेंडा की जो लहर चली थी, इसमें सच समझने की कोशिश कर रहे थे। अब जब हमारे प्रधानमंत्री ने सारी घटनाओं को कंक्लूड करते हुए टेररिज्म के अगेंस्ट एक बहुत बढ़िया स्पीच दिया है और अब कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशंस भी हमारे सामने अवेलेबल हैं, तो ये एक सही समय है सारी घटनाओं को एनालाइज करने का। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की अब जब भी बात होगी, हमें कुछ बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी घटनाओं को डिस्कस करते हुए कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस के जवाब भी मैं लेकर आया हूं। हमारी धरती पर बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए, लेकिन इस बार जो घटना हुई, इसके बाद हर हिंदुस्तानी के दिल में एक ही आवाज थी, निंदा करना भी निंदनीय है, अब कठोर कार्यवाही ही वंदनीय है। जब शिव के ऊपर भी खतरा आया था तो शक्ति ने उनकी जान बचाई थी। इन आतंकवादियों ने महिलाओं को कमजोर समझा, उनके सिंदूर मिटाकर उन्हें कहा, जाओ मोदी को बताना। जिन महिलाओं का सिंदूर तुमने मिटाया था, उन्हीं की बहनों ने तुम्हें आकर जवाब दिया। दिस वॉज द ग्रेट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। पाकिस्तानी अपनी हरकतों से आज तक कभी बाज नहीं आए हैं। ये जो हरकतें करते हैं, ये क्यों करते हैं, इसे समझने के लिए इनका इतिहास काफी है। जब इरादे आपके नापाक हों तो पाकिस्तान कहां से बनाओगे? नाम रखने से फितरतें थोड़ी बदल जाती हैं। मैंने कुछ लिखा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। तुम्हें बनाने वालों ने एक हसीन सपना दिखाया था, अपना राज होगा, अपनी हुकूमत। उनका साथ देने वालों, अब गम किस बात का करते हो? भूल तुम्हारी, तुम समझे नहीं उनके दिल में क्या था। तुम्हारे हिस्से आई मजहबी तालीम, उनके हिस्से आई हुकूमत। वो लड़ेंगे, तुम मरोगे, तुम उगाओगे, वो खाएंगे। 1947 से पहले जिन्नाह को भाईचारा और एकता की भाषा में समझाया गया। उसके बाद कभी डिप्लोमेटिक, कभी पॉलिटिकल लैंग्वेजेस में समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये टेढ़ी पूछ सीधी होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार हमारी सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाए, जैसे 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। इंडिया सस्पेंडेड ऑल काइंड ऑफ वीजा गिवन टू पाकिस्तानी नेशनल्स। और जब पाकिस्तानियों को यहां से वापस भेजा जा रहा था, तब हमने देखा ये कितने सालों से ये हमारे देश में घुसकर बैठे हैं। राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बनवा के रखा है। इनकी अकल तब ठिकाने आई जब भारतीय सेना ने अपनी भाषा में समझाना शुरू किया। जब कार्रवाई हुई तो इनकी सलवार गीली हो गई और कहा गया, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। अब ना तो सवाल जय हिंद की सेना पे है और ना ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस पे। सवाल उठे तो ट्रंप के क्लेम पे और आईएमएफ की फंडिंग पे। इन सभी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन सामाजिक परिवेश में अगर आप जिंदगी की बारीकियों को टटोलेंगे तो आपको बहुत सारे पहलू मिलेंगे। ये पहलू हर इंसान के लिए अलग हैं क्योंकि हम सबका नजरिया अलग है। पिछली बार जो ऑपरेशन हुए, उसमें सबूत मांगा जा रहा था, सरकार को सबूत के नाम पे घेरा जा रहा था। इस बार भी जब घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद कुछ दिन बीत गए, बीच में जो गैप था, उस बीच में भी ये लोग सवाल उठा रहे थे, सरकार झूठ बोल रही है। लोगों के दिलों में बदले की भावना, बदले की आग जलाकर प्राइम मिनिस्टर खुद स्टेज पे खिलखिला रहे हैं, स्टेज पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं अटेंशन पाने के लिए और पर्सनल बेनिफिट के लिए। शोर मचाने वाले इन इंटेलेक्चुअल्स को हम कह भी क्या सकते हैं। वापस आते हैं हम अपने मुद्दे पे। फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, सारे एविडेंस दे दिए गए, लेकिन एक नया खेल हो गया। एआई जनरेटेड वीडियोस और फेक न्यूज फैलाकर पाकिस्तान ने, चाइना ने कंफ्यूजन क्रिएट किया। पाकिस्तान की मंशा क्या थी? पहलगाम में जब अटैक हुआ तो हम सभी को यह लगा, जम्मू कश्मीर में जो ये शांति आ रही है, टूरिज्म के लिए लोग वहां विजिट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है और ये शांति भंग करने के लिए, वहां के टूरिज्म इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने के लिए ये अटैक किया गया। और आपका सोचना, हमारा सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को जब मैंने देखा तो वहां वो लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को वापस से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ला दिया। जिस कश्मीर में हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होती थी,
वहां शांति हो गई थी, दुनिया इसे भूलने लगी थी। लेकिन पाकिस्तान से ये नहीं देखा गया। मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में देशभक्ति सिर्फ दो बातों से आती है, एक इस्लाम और दूसरा कश्मीर। कुछ पाकिस्तानी जो वेस्ट में बैठे कश्मीर के एक्सपर्ट बने हुए हैं, कश्मीरियों से तो कभी पूछो कि उन्हें क्या चाहिए और वो क्या डिमांड कर रहे हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं। इन सभी के बीच ट्रंप चाचा कूद पड़े। उन्होंने क्लेम किया कि मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, ट्रेड करो मेरे साथ। We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. इनके भाषण को सुनकर ऐसा लग रहा था ये लड़ाई किसी हसीना के लिए लड़ी जा रही है और वो बोल रही है आप लोग लड़ाई मत कीजिए, आई विल मैरी बोथ ऑफ यू। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हमारे प्रधानमंत्री ने ये बहुत क्लियरली समझा दिया, सिंदूर की कोई कीमत नहीं होती, अपना ट्रेड रखो अपने पास। अगर कोई भी हरकत हुई, इंडिया से मिसाइल जाएगा और वहां इतने गड्ढे होंगे, उसी में पानी भर के अपने बच्चों को नहलाना और इंडस वाटर को भूल जाओ। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए, जो ट्रंप मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा करते थे, अचानक से वो इस लड़ाई में क्यों कूद पड़े? कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने खुलेआम क्लेम किया कि 3 दशक से हम टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, यूएस के इंटरेस्ट में, यूके के इंटरेस्ट में। जिस वक्त सोवियत पावर्स इंडिया को सपोर्ट किया करती थी, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। यह हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से अपने मार्केट की तलाश में रहा है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें इस मामले को, तो यूनाइटेड स्टेट्स का क्या क्या बेनिफिट है। पाकिस्तान में लोग यूनाइटेड स्टेट्स से अभी बहुत खुश हैं, क्योंकि ट्रंप ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, इंडिया के बराबर पाकिस्तान को कंपेयर किया, आईएमएफ का फंड दिलवाने में भी यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने बहुत कोशिश की थी इसे रोकने की। पाकिस्तानी चाइनीज इक्विपमेंट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे थे। चाइना में जो कॉपी कैट इंजीनियरिंग से डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, उनका प्राइस काफी लो होता है। यूनाइटेड स्टेट्स को यह नहीं देखा जा रहा है। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। उन्हें एक और मार्केट दिख रहा है, जो मार्केट उनके लिए खत्म होता जा रहा था। ट्रंप के पहले टर्म को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी इन्होंने चलाई थी, लेकिन इसकी वजह से जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इनकी रेलेवेंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही थी। इसको काउंटर करने के लिए ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। सब जगह ये भाषण दे रहे हैं, दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन सबको सॉल्व करने का सॉल्यूशन इनके पास है। चाइना की आर्मी 1979 में वियतनाम की आर्मी से हार गई थी। हमारे देश के बच्चे चाइनीज खिलौनों पे भरोसा नहीं करते हैं। ये पाकिस्तानी उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स के भरोसे इंडिया से लड़ने आए, और जब हार गए तो इन्होंने झूठी खबरें फैलाई। खैर, ये झूठ फैलाना, झूठी बातें करना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, चाहे वो 71 हो, कारगिल वॉर हो, या फिर आजादी के बाद कोई भी घटना हो। पाकिस्तानी कभी भी अपनी हार नहीं मानते हैं, अपने मुंह से कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ हम हार गए। ये पंजाबी सरदार अपनी जिद के पीछे पागल हैं और अपनी आवाम को, जो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी सिंध के रीजन्स में दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, इनको इग्नोर किए जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान कुछ फैक्ट्स की तरफ ले जाना चाहता हूं। इंडिया ने 2016 में 36 रफेल जेट्स के लिए फ्रांस के साथ डील की थी। इसका कॉस्ट था $8.7 बिलियन, यानी कि एक जेट का, एक यूनिट का वैल्यू था $240 मिलियन। वहीं पाकिस्तान ने जो चाइना से
J-10C जेट खरीदा था उसकी कीमत है $30 मिलियन। तो कहां $30 मिलियन और कहां $240 मिलियन। ये कॉपी कैट इंजीनियरिंग से बनाया हुआ इनका जेट ये रफाइल को गिरा दिया है। और इनके मिनिस्टर्स को अगर आप देखेंगे तो कार्डबोर्ड का रफाइल का स्ट्रक्चर बनाकर उसमें आग लगाकर ये चाय पी रहे थे। पाकिस्तान हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ फाइंडिंग वेज टू बी हैप्पी डिस्पाइट एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। वीडियो गेम के विजुअल्स और कार्डबोर्ड के रफाइल को जलाकर ये क्लेम कर रहे हैं कि रफाइल गिरा दिया और S-400 को बर्बाद कर दिया। अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती इंडिया कभी नहीं करता है और इसलिए हमारी तैयारी भी सही दिशा में होती है। इस बार जो घटना हुई इसमें इंडिया के रिस्पॉन्स काफी डिफाइंड थे। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यह था कि यह कॉन्फ्लिक्ट लंबा ना खिंच जाए, क्योंकि एक तो पैसों की बर्बादी है और ये पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। बेवजह इंडिया का इमेज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खराब होगा। पावर का सही इस्तेमाल करते हुए इनको मुंहतोड़ जवाब देना था और साथ में इम्पैक्ट्स विजिबल हो, ताकि दुनिया को यह पता लगे कि इंडिया की पॉलिसी टेररिज्म के अगेंस्ट बदल चुकी है। जो मिसाइल्स यहां से फायर किए गए उसमें यह कंफ्यूजन आया कि ब्रह्मोस, क्या इंडिया ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है। ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग है जिसमें यह क्लियरली मेंशन किया गया है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को नूर खान, शोरकोट, भोलारी, जकोबाबाद और रफीकी में इस्तेमाल किया गया था। और इनके जो क्लेम्स आ रहे हैं, आप इसको भी देखिए। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें इस आर्टिकल में भी आप देखिए, इन्होंने लिखा है जो हमारे ड्रोन्स थे उनको मिसडायरेक्ट कर दिया गया ड्यू टू एरर इंड्यूस्ड इन आवर सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर हैकिंग, ये नए नए वर्ड्स इनको जो पता चले हैं ये कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इंडिया हैज गिवन अ सुटेबल आंसर टू द पाकिस्तान। सीज फायर के बाद ये बात चली कि किराना हिल्स को हिट कर दिया है इंडिया ने और वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशंस फैल रहे हैं। किराना पहाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ अटैक हो गया, मजार अटैक होया और दूजा एक और अटैक हो गया, जिसकी वजह से चाइना से इजिप्शियन एयरक्राफ्ट में बोरून को पहुंचाया गया है। न्यूक्लियर फैसिलिटी पाकिस्तान में कहां कहां है आप इस मैप में देख सकते हैं। इफ एज अ कॉमन मैन आई कैन गेट माई हैंड्स ऑन दीज डिटेल्स, ये बिल्कुल माना नहीं जा सकता है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस और इंटेलिजेंस के पास पाकिस्तान के डिटेल्स नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है वहां जो ब्लास्ट हुए किराना हिल्स में वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास के रीजन्स में किए गए, जिससे रेडिएशंस नहीं फैले। क्योंकि IAEA एक बॉडी है जो न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के इस्तेमाल के लिए मॉनिटर करता है और मिलिट्री पर्पसेस के लिए उसका इस्तेमाल ना हो इसकी भी निगरानी करता है। पाकिस्तान जो एक गैर जिम्मेदार देश है, इसके पास न्यूक्लियर पावर होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। एक यूट्यूब चैनल है मंक्स एंड वॉरियर्स, जिसमें बहुत ऑब्जेक्टिवली इस चीज को एनालाइज किया गया है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जो पाकिस्तान के पास है, अगर उसका इस्तेमाल वो करता है तो इंडिया पे कितना असर पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी तरफ से वार करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान को पूरी तरह मिटा सकता है, इसकी पूरी गारंटी है। तो IAEA के द्वारा ये क्लियर बताया गया है कि पाकिस्तान में कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन का लीक नहीं हुआ है। ये हो सकता है कि उन फैसिलिटीज पे इंडिया ने अटैक जरूर किया होगा जहां से पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को इस्तेमाल ना कर पाए। BLA यानी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स के ऊपर सीपेक की फैसिलिटी के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, उसके बाद ये देखा गया पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग रहे थे और उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा था। इस बार इंडिया ने जब अपनी जवाबी कार्रवाई में उनके हथियार, उनके फैसिलिटीज को बर्बाद किया,
तो उनकी हिम्मत टूट रही है और वहां की आर्मी के मोरल्स को हाई करने के लिए सरकार कुछ अलग से कदम उठा रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस किया है 10 मई को मरकाए हक मनाएंगे वो, जो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया था, जिसका मतलब होता है आयरन वॉल। इसका सक्सेस, मैग्निफिसेंट सक्सेस, पता नहीं कौन सा सक्सेस और कहां हुआ है ये सक्सेस, जो पूरी दुनिया देख नहीं पा रही है, सिर्फ पाकिस्तानी और चाइना को समझ में आ रहा है। तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए 10 मई को हर साल मनाएंगे ये मरकाए हक, और 16 मई को ये जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 16 मई का दिन रखा गया है। तो 10-15 दिन और रख लो और सेलिब्रेट करो उन दिनों को। दूसरे कंट्रीज में अपने क्रिकेट प्लेयर्स, अपने सेलिब्रिटीज को भेजो, वहां वो डांस करे तुम्हारे झंडे को लेकर, ताकि तुम्हारे मोरल्स थोड़े हाई हो। अपने एथिक्स को हाई करने की कोशिश कीजिए। नाचने गाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो खेल है वो पूरी दुनिया समझ चुकी है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे उनका ईगो उनकी जनता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आईएमएफ के फंड को लेकर वो किस तरह इतरा रहे हैं ये भी पूरी दुनिया देख रही है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर ये क्लेम करते हैं कि अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इंडिया अगर फिर से वॉर करेगी तो हम और आगे लड़ाई के लिए तैयार हैं। दुनिया भर में फिस्कल अनस्टेबिलिटी के नाम पे आप फंड्स रेज कीजिए अपने देश के लिए, फिर टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स को एक्सपैंड कीजिए, और जब FATF आपको ग्रे लिस्ट में डालता है तो आप भीख मांगते फिरते हैं, माफी मांगते हैं, और फिर जब उससे बाहर आते हैं तो अपनी हरकतें दोबारा दोहराते हैं। अपने आप को टेररिज्म का विक्टिम बताकर आपने बहुत दुनिया को बेवकूफ बनाया है। अब पूरी दुनिया आपकी सच्चाई से वाकिफ है। जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों ने अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है, अपनी आजादी की घोषणा कर दी है, इसी तरह आपके दूसरे प्रोविंसेस भी आपसे आजाद होने के लिए तैयार बैठे हैं। अपनी हरकतें सुधारिए, नहीं तो पाकिस्तान जिसका जन्म 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ था, उसका मरण दिवस बहुत जल्दी आने वाला है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. बलूचानी माँ चुक्की बलूचानी, चुक्की बलूचानी माँ चुक्की बलूचानी, चुक्की बलूचानी माँ चुक्की बलूचानी।